गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन को फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हमारे बाह्य कारक भी हो सकते हैं, वो हमारे आंतरिक कारक भी हो सकते हैं, यानी कि इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं अपना एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि जो बाह्य कारक होते हैं। तो बाह्य कारक में सबसे पहले आता है इसके अंदर टेम्परेचर। पहला कौन सा है? पहला है टेम्परेचर, यानी कि सबसे हम जब बात करते हैं, सबसे पहले सबसे मेन इसमें है ऑक्सीजन। टेम्परेचर तो बाद में लेंगे, रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारा सबसे पहले हो गया इसके अंदर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस के लिए O2 जो है ये रिक्वायर्ड होता है, यानी कि जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है तो वहाँ पे O2 की जो कंसंट्रेशन होती है वो रिक्वायर्ड होती है, और O2 की अनुपस्थिति में यानी कि एब्सेंस में, जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तो वहाँ पे श्वसन की जगह पे रेस्पिरेशन होता है, यानी कि रेस्पिरेशन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा या वहाँ पे फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे जो उत्पाद होते हैं वो उत्पाद ही हमारे चेंज हो जाते हैं अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। तो O2 की वह निम्न मात्रा जो कि अवायवीय श्वसन के लिए जिम्मेदार होती है उसे विलोपन बिंदु कहते हैं, यानी कि O2 की वह कंसंट्रेशन, ठीक है, O2 की वह कंसंट्रेशन जो अवायवीय यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसे हम एक्सटिंक्शन पॉइंट कहते हैं, यानी कि विलोपन बिंदु कहते हैं। जो मात्रा ऑक्सीजन की अवायवीय यानी कि रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार होती है वो हमारी एक्सटिंक्शन पॉइंट कहलाती है, और यह अधिकतर 2 से 10% तक होती है। कितनी? यह अधिकतर कितनी होती है? इसकी जो मात्रा है 2 to 10% तक होती है। यह जो है अधिकतर 2 से 10% तक होती है। और O2 की कम मात्रा में एक स्थिति ऐसी आती है जब एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों ही संपन्न होते हैं, तो इस समय को हम ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? उस पीरियड को हम ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं। वो पीरियड हमारा क्या होता है? वो पीरियड हमारा ट्रांजिशनल पीरियड कहलाता है, जिस पीरियड में एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों ही समान चलते हैं। तो वो जो पॉइंट होता है, वो पीरियड होता है, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा ट्रांजिशनल पीरियड होता है। और एक्सटेंशन पॉइंट जो है वो हमारा क्या है कि जब हमारी AYV यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो पॉइंट मतलब वहाँ पे विलोपन बिंदु होता है वो उसमें 2 to 10% ऑक्सीजन की मात्रा होती है, और ट्रांजिशनल पीरियड में हमारा अवायवीय और वायवीय यानी कि एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो समान चलते हैं। तो इस दौरान इनका जो RQ है यानी कि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है वो बढ़ जाता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में RQ का मान जो है वो इनफाइनाइट होता है, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं कि इसमें RQ जो होता है, RQ का जो मान है वो इसमें बढ़ जाता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में RQ का जो मान होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो RQ हमने डिस्कस किया था अपने लास्ट क्लासेस में ही। ठीक है, तो ट्रांजिशनल पीरियड यानी कि संक्रमण काल के दौरान एक स्थिति ऐसी आती है जब एरोबिक रेस्पिरेशन निम्न और एनएरोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है। तो उस समय को या ये जो समय होता है कार्बनिक पदार्थ का विघटन एवं इसमें जो CO2 की मात्रा होती है वो कम होती है, तो उसे हम कहते हैं पास्चर इफेक्ट। और O2 की कंसंट्रेशन 5% से 25 से 30% तक बढ़ाने पर श्वसन दर में बढ़ोतरी होती है, यानी कि पास्चर इफेक्ट क्या होगा? पास्चर इफेक्ट जो है कि कार्बनिक पदार्थों का विघटन एवं उसमें CO2 की विमुक्त की जो मात्रा होती है वो कम होती है, वो होता है हमारा पास्चर इफेक्ट। क्या होगा पास्चर इफेक्ट? कि जब हमारा रेस्पिरेशन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन निम्न
प्रेजेंट होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो अनुपस्थित होता है। तो उसमें CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो कम रहती है। तो उस अवस्था को, उस इफेक्ट को, उस प्रभाव को हम पार्शियल इफेक्ट कहते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला पॉइंट, यानी कि ये हमारा है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। अब सेकंड इसके अंदर है हमारा, सेकंड पॉइंट है इसके अंदर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ठीक है। तो वायुमंडल में CO की जो कंसंट्रेशन होती है, यानी कि एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने पर रेस्पिरेशन की दर में कमी आती है, परंतु एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन लगभग स्थिर रहती है। अतः पौधों में जो रेस्पिरेशन रेट पर, यानी कि पौधों में रेस्पिरेशन की जो रेट है वो इस गैस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालता है। यानी कि जब हम CO2 की अगर कंसंट्रेशन बढ़ती है तो रेस्पिरेशन की जो रेट होती है उसमें कमी आती है। लेकिन जनरली जब हम बात करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें CO2 की कंसंट्रेशन जो है वो कैसी है, वो फिक्स रहती है, वो स्थिर रहती है। तो एज यूजुअल मतलब कि इसमें ये इस पे ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता है। और मृदा में CO2 की सांद्रता परिवर्तित होती है, ठीक है। तो CO2 की अधिक सांद्रता पर मूलों से जल व खनिज लवणों का अवशोषण व बीजों का अंकुरण अवरुद्ध हो जाता है। यानी कि CO2 की जो अधिक सांद्रता होती है उस पर मूलों से जल व खनिज लवणों का जो अवशोषण है वह बीजों का अंकुरण अवरुद्ध हो जाता है। और क्योंकि इसमें श्वसन की जो दर होती है उसमें कमी आती है, तो इस कारण से फल सब्जियों को CO2 के वातावरण में संरक्षित रखा जाता है। क्योंकि देखिए फ्रूट्स जो होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन चलता रहता है, ठीक। तो जहाँ उसमें क्या कहते हैं कि अब फ्रूट्स को ज़्यादा समय तक रखने के लिए, उनका रेस्पिरेशन रोकने के लिए वहाँ उन्हें हाई CO2 की कंसंट्रेशन में रखा जाता है ताकि वो जो फ्रूट है उनकी राइपनिंग ना हो, ठीक। तो अधिक सांद्रता पर, यानी कि जैसे CO2 की अधिक सांद्रता पर मूलों से जल, खनिज लवण जो होते हैं या सॉल्ट्स जो होते हैं उनका अवशोषण व बीजों का अंकुरण भी अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि रूट्स जो देखिए रेस्पायर करती हैं, ठीक है। और सॉरी रूट्स के रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। अब वहाँ पे अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो जो सीड्स होते हैं उनका जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, और जो एब्जॉर्प्शन होता है रूट से, जो एब्जॉर्प्शन होता है सॉल्ट्स का, मिनरल वाटर्स का, तो वो जो एब्जॉर्प्शन है वो भी अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि इनहिबिट होता है। इसी प्रकार से जैसे हाई कंसंट्रेशन में जो फ्रूट्स की राइपनिंग को रोकता है, तो हम फलों को संरक्षित करते हैं हाई कंसंट्रेशन पे, यानी कि CO2 की हाई कंसंट्रेशन पे। ये हुआ हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड है इसके अंदर हमारा टेम्परेचर। इट इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है यानी कि ये हमारा जो तापमान है ये उपापचयी क्रियाओं की तरह ही श्वसन दर पे भी तापमान से प्रभावित रहती है। यानी कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इफेक्ट करता है किसे, टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है जो इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उसी तरीके से इसको, तो 10 to 35 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे, यानी कि 10 डिग्री से 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने पर श्वसन दर में इंक्रीज होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। श्वसन दर बढ़ाने से रेस्पिरेशन रेट जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। और इस सीमा के अंतर्गत तापमान में प्रति 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से श्वसन की दर जो है लगभग दोगुनी हो जाती है। यानी कि 10 डिग्री तापमान की जब हम वृद्धि करते हैं तो वहाँ पे इसकी रेस्पिरेशन की रेट में दुगनी वृद्धि हो जाती है, ठीक है। कितनी, डबल वृद्धि होती है। और 35 डिग्री से अधिक तापमान होने पर ऊष्मा के, यानी कि हीट के कारण
एंजाइम का डीनेचुरेशन हो जाता है, जिससे रेस्पिरेशन रेट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर से मतलब 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से अगर अधिक होता है, ज़्यादा होता है, तो उस अवस्था में क्या होगा कि वहाँ पर जो रेस्पिरेशन रेट है वो इनहिबिट हो जाता है, रेस्पिरेशन इनहिबिट हो जाएगा। तो ये मेयर और एंडरसन ने 1952 के अनुसार तापमान 35 डिग्री से अधिक होने पर श्वसन की दर में मतलब कई इसमें इफेक्ट आते हैं या कई कमियां आती हैं। सबसे पहले तो हाई टेम्परेचर पर फोटोसिंथेसिस आदि जो एनाबॉलिक एक्टिविटी है उनमें कमी आने लगती है। तो इन कंडीशंस में रेस्पिरेशन के जो सबस्ट्रेट्स होते हैं वो सीमाकारी कारक के रूप में काम करते हैं, यानी कि सीमाकारी हो जाते हैं। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है तो फोटोसिंथेसिस की दर में कमी आती है कि एंजाइम्स जो है हाई टेम्परेचर पे काम नहीं कर पाती हैं। दूसरा, अधिक तापमान पर O2 की जल में विलेयता या सॉल्युबिलिटी या डिफ्यूजन कम हो जाने से भी कोशिका में सुगमता से प्रवेश नहीं कर पाती है। यानी कि हाई टेम्परेचर पे इसकी O2 की वाटर के साथ में सॉल्युबिलिटी और जो डिफ्यूजन है वो भी उस रेट में भी प्रवेश नहीं कर पाती, कम हो जाता है, तो इस वजह से वो उसमें प्रवेश नहीं कर पाती है। नेक्स्ट इसके वजह से अगर हम हाई टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसमें CO2 की अधिक मात्रा इकट्ठी होने लगती है, जिससे रेस्पिरेशन की जो रेट है, यानी कि अगर टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया है तो वहाँ पे CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो अपने आप इसमें क्या होता है कि वो बढ़ने लगती है। ठीक है, ये हुए हमारे टेम्परेचर के प्रभाव, यानी कि जो उच्च तापमान है वो प्रभावित करता है पौधों में रेस्पिरेशन को। नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है इसके अंदर इसका जो कारक है वो है हमारा लाइट, यानी कि प्रकाश। तो लाइट यानी कि प्रकाश की जब हम बात करते हैं तो अधिक प्रकाश से श्वसन की जो दर है, श्वसन का रेस्पिरेशन की जो रेट है उसमें बढ़ोतरी होती है, यानी कि लाइट की अधिक लाइट से रेस्पिरेशन में बढ़ोतरी होती है। और ये बढ़ोतरी जो है प्रकाश के श्वसन क्रिया पर प्रायः प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है, यानी कि डायरेक्टली उसे इफेक्ट करती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा रेस्पिरेशन है उसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस का या रिएक्शन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव ये डालती है। तो प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे कि रेस्पिरेशन के अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस हो गया, यानी इट मींस की जो रेस्पिरेशन के लिए सबस्ट्रेट्स जो बनते हैं उनकी उपलब्धता अधिक होगी। अगर सबस्ट्रेट अधिक उपलब्ध है तो सबस्ट्रेट में उपलब्धता हो रही है, परिणामतः श्वसन दर में, यानी कि जो हमारे सबस्ट्रेट इंक्रीज हो रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बढ़ गए, सबस्ट्रेट हमारे रेस्पिरेशन के इंक्रीज हो गए, तो उस अवस्था में क्या होगा कि रेस्पिरेशन रेट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और प्रकाश पर्णरंध्रों को खोल देता है, जिससे श्वसन की क्रिया में आवश्यक गैसीय विनिमय आसानी से हो जाता है और जो रेस्पिरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाता है। हाँ, जो हमारी लाइट होती है वो जटिल कार्बोहाइड्रेट की घुलनशील जो शर्कराएं होती है, शुगर्स होती हैं, उनमें क्या कहते हैं शर्कराओं का परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है और प्रकाश द्वारा तापक्रम में भी वृद्धि होती है, यानी कि जो लाइट होती है उसके विस्तृत के प्रकाश में वृद्धि होती है। ठीक है, तापक्रम में वृद्धि होने से श्वसन क्रिया दर जो है वो बढ़ जाता है। और इसी प्रकार से जैसे लाइट इंक्रीज होगी, यानी कि लाइट बढ़ रही है तो उससे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जैसे केल्विन और उसके सहयोगियों द्वारा, यानी कि केल्विन साइंटिस्ट थे, उनकी जो उन्होंने बताया कि क्षीण प्रकाश तीव्रता पर श्वसन दर में गिरावट का अवलोकन उन्होंने किया। ठीक है, इसी तरीके से प्रकाश की तीव्रता के समान प्रकाश पर प्रकार ही श्वसन दर को प्रभावित करता है। तो इन्होंने लैक्टिलिका सटाइवा के अंकुरित हो रहे बीज पर रेड लाइट का किया, तो उसमें देखा कि रेड लाइट में जो रेस्पिरेशन रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, जबकि ब्लू लाइट का प्रकाश जब हम डालते हैं तो जो हमारा अंकुरण था उसकी जो गति है, यानी कि रेस्पिरेशन स्लो हो रहा है। तो इन कारणों ने जॉनसन और एमर्सन ने ये एमर्सन, लेविस और जॉनसन ने ये एक्सपेरिमेंट देखा और उन्होंने लैक्टिलिका सटाइवा पर एक्सपेरिमेंट किया। इनके अंकुरण के समय पे इन्होंने
तो इन्होंने रेड लाइट का जब प्रयोग किया तो वहाँ पे श्वसन दर में इन्होंने वृद्धि पाई, जबकि जब इन्होंने ब्लू लाइट का प्रयोग किया तो वहाँ इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि वहाँ पर ये रेड कलर सॉरी इनकी जो गति थी वो मंद हो गई थी, यानी कि जो रेट है वो कम हो गया था। ये हुआ हमारा बी। अब ई है हमारा इसमें मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, इफेक्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है। अब केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो किस तरह से प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, अब कई हमारे केमिकल खनिज तत्व हैं जैसे आयरन, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, पोटेशियम, मैंगनीज, बोरोन, ठीक है, बोरोन बोरोन और मोलिब्डेनम और मोलिब्डेनम, ठीक है। आयरन है, कॉपर है, पोटेशियम है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम है, ये हमारे आयरन है, कॉपर है, पोटेशियम है, मैग्नीज, बोरोन, मोलिब्डेनम और मैग्नीशियम। ये जो है ये डिफरेंट एंजाइम्स के अवयव होते हैं या उनके जो एक्टिव फैक्टर्स के रूप में या उनके को फैक्टर्स के रूप में काम करते हैं, प्रयुक्त होते हैं। इसी तरह से हमारा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो होता है ये भी आवश्यक होते हैं और ये तत्व जो है प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेते हैं, यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उस प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट करते हैं। और बाकी जो हमारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये हमारे कई एंजाइम्स होती है, उनके घटक होते हैं, उनके अवयव के रूप में काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी जैसे प्रोटीन बनते हैं यानी भाग लेते हैं जिनसे एंजाइम्स का निर्माण होता है। इसके अलावा फॉस्फोरस का उच्च ऊर्जा युक्त जो अणु होते हैं इनके संश्लेषण में भी ये उपयोगी होते हैं, जैसे NADPH2 हमारा जब बनता है, NADP ये जो मॉलिक्यूल जो बनते हैं, और बोरोन तथा मोलिब्डेनम की उच्च सांद्रता निष्क्रिय होती है और इसी प्रकार जैसे हम पोटेशियम की निम्न सांद्रता भी श्वसन दर में वृद्धि करती है, ठीक है। तो यहाँ पे लुंडेगर्ट और बर्स्ट्रॉम ने सबसे पहले सॉल्ट रेस्पिरेशन का नाम दिया था कि हम सॉल्ट रेस्पिरेशन हमने लास्ट लेक्चर में जो हमारा मिनरल सॉल्ट वाला था उसमें हमने डिस्कस किया था कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि सॉल्ट्स की अगर कुछ सॉल्ट्स की हम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि रेस्पिरेशन की जो रेट है वो इंक्रीज हो जाती है और उस रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, उस रेस्पिरेशन को हम सॉल्ट रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज की जिससे कि हमारा रेस्पिरेशन इंक्रीज हो रहा है और उस टाइप के रेस्पिरेशन को हम सॉल्ट रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये हुआ हमारा। इसके अलावा कुछ हमारे इनऑर्गेनिक खनिज पदार्थ हैं, इनके अतिरिक्त कई ऑर्गेनिक जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे साइनाइड है, एंजाइम्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और आइडो एसीटेट है, ये भी श्वसन की जो रेट होती है उसको प्रभावित करते हैं और इनके यूज करने से यानी कि साइनाइड है या फिर आइडो एसीटेट है, ठीक है, तो इनके प्रभाव से इनके इफेक्ट में प्रभाव में जो रेस्पिरेशन रेट है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, रेस्पिरेशन की जो गति है वो कम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो श्वसन की दर है वो धीरे धीरे कम हो रही है, मंद हो रही है, क्योंकि ये पदार्थ क्या होते हैं, ये एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, यानी कि कौन से, साइनाइड्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, आइडो एसीटेट है, कौन कौन से हो गए, जैसे साइनाइड, आइडो एसीटेट और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या करते हैं कि ये रेस्पिरेशन की रेट को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कई जो
अध्यापक पदार्थ जैसे क्लोरोफॉर्म ईथर की अल्प मात्रा भी श्वसन दर में वृद्धि करती है, लेकिन इनकी उच्च मात्रा का निरोधी प्रभाव भी देखा गया है। यानी कि क्लोरोफॉर्म और ईथर जो है इनके अगर हम कम कंसंट्रेशन यूज करते हैं तो रेस्पिरेशन रेट में जो है वृद्धि पाई जाती है, इंक्रीज होता है। परंतु अगर इनकी अधिक मात्रा अगर यूज की जाती है तो ये क्या होगा कि ये इसके ऊपर विपरीत प्रभाव डालता है, यानी कि इनहिबिटरी प्रभाव इफेक्ट डालेगा। इसके अलावा निश्चित मात्राओं में ऑक्सीजन जिब्रेलिन श्वसन दर को तीव्र करते हैं, यानी कि एक लिमिटेड अमाउंट में अगर हम ऑक्सीजन और जिब्रेलिन को यूज करते हैं तो वहाँ पे रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाते हैं, जबकि ऑक्सीजन और जिब्रेलिन श्वसन में दर में एक सीमा तक वृद्धि करते हैं। और कई जो खरपतवार नाशी होते हैं, वीड्स होते हैं, वो भी रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज करते हैं। और साथ ही साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तो इसको इनहिबिट कर रहे हैं, यानी श्वसन की रेट इससे घट जाती है। नेक्स्ट है इसके अंदर वाटर। वाटर, ठीक है, तो नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, वाटर। जल का श्वसन क्रिया पर किसी प्रकार प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होता है और प्रकृति में जो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहता है, ठीक है। परंतु जल की कमी द्वारा श्वसन दर में कमी पाई जाती है। सूखे बीजों में पानी की कमी होने से श्वसन दर कम रहती है और ये बीज अंकुरण के समय जल अवशोषित कर लेते हैं, जिससे श्वसन दर में बढ़ोतरी हो जाती है। जल श्वसन के लिए निम्न कारणों से महत्वपूर्ण होता है। किस लिए? क्योंकि देखिए जो वाटर होता है, वाटर को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, यानी कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसका बेस ही वाटर होता है। और जितनी एंजाइम्स होती हैं उनको भी एक माध्यम के रूप में, यानी कि उनके लिए माध्यम के रूप में जो जल है वो कार्य करता है। और बीज के अंकुरण के लिए सूखे बीजों के पानी, मतलब जैसे सूखे बीजों में श्वसन पानी की कमी से श्वसन की दर में कमी रहती है, तो ये जब बीज का अंकुरण होता है तो जल को अवशोषित कर, जल वाटर को एब्जॉर्ब करके ये क्या करते हैं कि ये इनमें रेस्पिरेशन रेट जो है श्वसन दर में इसमें बढ़ोतरी होती है। तो श्वसन क्रियाओं के लिए आवश्यक एंजाइम के लिए माध्यम के रूप में कार्य करता है। और कोशिकाओं की स्फीति बनाए रखने के लिए क्या करता है, कोशिकाओं की स्फीति बनाए रखने के लिए जो रेस्पिरेशन रेट है वो हमारा बढ़ता है, यानी कि इसमें जल की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है इसके अंदर मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट यानी कि यांत्रिक प्रभाव, ठीक है। अब हम यांत्रिक प्रभाव की बात करते हैं। ऑर्डर्स के अनुसार पौधों के पर्णों को हाथ से रगड़ने या मोड़ने पर श्वसन दर में बढ़ोतरी होती है और यांत्रिक दाब से श्वसन दर में 20 से 185% तक की वृद्धि प्रेक्षित की गई है, जो लंबी अवधि तक बनी रहती है। परंतु निरंतर यांत्रिक देखिए, ऑर्डर्स के अनुसार जब हम किसी लीफ को, ठीक है, थोड़ा सा दबा के छोड़ देते हैं, एक उसमें हमने प्रेशर जनरेट किया, ठीक है, उस पत्ती को हमने क्रश करके वापस छोड़ दिया या दबा के मोड़ के वापस छोड़ दिया, तो उससे उसमें रेस्पिरेशन रेट में इंक्रीज होता है, यानी कि वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट होता है। लेकिन अगर उस प्रोसेस को हम बार बार करें, ठीक है, एक्सेसिव में करें, तो वहाँ पे क्या होगा कि उस अवस्था में जो पत्ती है उसमें रेस्पिरेशन रुक जाता है। क्या होता है? उसमें रेस्पिरेशन रुक जाता है, ठीक है। तो अब है नेक्स्ट है इसमें इंजरी यानी कि क्षतिग्रस्त ऊतकों में श्वसन की दर कुछ समय तक लगातार बढ़ती है। ये हॉकिंस तथा अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार, यानी कि क्षतिग्रस्त ऊतकों में स्टार्च से शुगर परिवर्तन में बढ़ोतरी होती है और क्षतिग्रस्त ऊतकों से क्षतिपूर्ति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें श्वसन की दर में बढ़ोतरी होती है। यानी कि जो इंजर्ड टिश्यूज होते हैं, तो इंजर्ड टिश्यूज में स्टार्च से शुगर में कन्वर्जन होता है। क्या होता है? स्टार्च
से शुगर में कन्वर्जन होता है, और जब स्टार्च से शुगर में कन्वर्जन होता है तो वहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि उस घाव को भरने के लिए, उस क्षति की पूर्ति के लिए, उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए वहाँ पे उन्हें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे हमारा रेस्पिरेशन रेट जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट इज पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, अब है हमारा पॉल्यूटेंट, यानी कि अब प्रदूषक। तो प्रदूषक यानी कि हमारे जैसे कैडमियम, लेड और आदि जो हैवी मेटल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए इनहिबिटर का काम करते हैं, और उनके दो एंजाइम के इनएक्टिवेशन इन्हीं वजह से होता है। यानी कि जो हैवी मेटल्स होते हैं, क्या होगा इसमें प्रदूषक कौन से हमारे प्रदूषक के रूप में यहाँ पे हैवी मेटल्स होते हैं, और ये जो हैवी मेटल्स होते हैं, ये हैवी मेटल क्या करेंगे, ये हैवी मेटल्स जो है यहाँ एक संदमक का काम करते हैं, इनहिबिटर का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कुछ एंजाइम्स जो है इनएक्टिव हो जाती हैं, और ये खनिज जो है, ये जो एलिमेंट्स जो है एंजाइम के सल्फर युक्त अमीनो एसिड से जुड़ जाते हैं, और इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और ओजोन आदि वायु प्रदूषक भी कम सांद्रता पर श्वसन दर को बढ़ाते हैं। यानी कि 6 से 8 ppb अगर इनकी कंसंट्रेशन होती है तो वहाँ पे क्या करेंगे, ये कंसंट्रेशन अगर कम है तो उसे इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन अगर इस कंसंट्रेशन अगर बढ़ी हुई है तो वहाँ पे क्या होगा कि ये उस कंसंट्रेशन को, यानी कि रेस्पिरेशन को रोक देते हैं। ठीक है, तो अगर इनका जो सांद्रता अधिक, यानी कि 10 ppb से इनकी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, SO2, NO2 की और O3, अगर इनकी कंसंट्रेशन 6 to 8 ppb है तो ये इन्हांस करेंगे। अगर इनकी 10 ppb से ज़्यादा होगी तो ये इनहिबिट करते हैं। क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं। 10 ppb से होती है अधिक तो ये इसको इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप यानी कि फलस्वरूप कोशिका द्रव्य की एसिडिटी में बढ़ोतरी होने लगती है, जिससे क्या होगा कि इसमें उपापचय रहे तो अधिक अम्लता कोशिका की जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसको डैमेज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और फॉस्फोरिलेशन जो है इससे अवरुद्ध हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और जो हमारा फॉस्फोरिलेशन का जो प्रोसेस होता है वो इससे अवरुद्ध हो जाता है। तो ये हुए हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब नेक्स्ट इसमें जो है वो है इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स, तो इंटरनल फैक्टर में सबसे पहले आता है प्रोटोप्लाज्म। इंटरनल फैक्टर में सबसे पहले आता है प्रोटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका में जीव द्रव्य की मात्रा एवं गुण श्वसन दर को प्रभावित करती है। तो यंग लीव्स जो होती हैं उनकी कोशिकाओं में जीव द्रव्य मैच्योर सेल्स के जीव द्रव्य की तुलना में अधिक सक्रिय होता है। यानी कि क्या बात कर रहे हैं हम कि जो हमारी प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, तो यहाँ जो यंग लीव्स होती है उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है ज़्यादा एक्टिव होता है। क्या होता है, इन कंपैरिजन अगर हम बात करें ओल्ड लीव्स के कंपैरिजन में, अगर हम यंग लीव की बात करते हैं तो यंग लीव जो है उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है इन कंपैरिजन टू हमारी जो ये ओल्ड लीव्स होती हैं। तो इनका एक्टिव होगा तो इट मीन्स की श्वसन दर में अधिकता होगी, यानी कि रेस्पिरेशन रेट जो है वो हाई होता है, और मैच्योर सेल्स जो है उनके अंदर इनमें राजधानियाँ बड़ी होती हैं,
और इसकी उपस्थिति के कारण जीव द्रव्य की जो मात्रा है वो कम पाई जाती है, यानी कि जो हमारी सेल्स होती हैं उनमें जीव द्रव्य की मात्रा कम पाई जाती है और वैक्यूल ज़्यादा बड़ी होती है, और यंग लीव्स में साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है, वैक्यूल छोटी होती है, इसलिए वहाँ पे रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे पर्णों की जीर्ण होने का मतलब होने लगती है तो उनकी रेस्पिरेशन रेट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अब है कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। तो अब सीमाकारी यानी कि जो हमारे फैक्टर है, सबसे पहले है इसमें सबस्ट्रेट, यानी कि जो रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट होता है यानी कि उसका क्रिया कारक होता है, वही इसमें यहाँ पे हमारे संश्लेषण यानी कि जगह पत्तियों प्रकाश में रखे पौधे की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा शर्करा निर्माण से श्वसन दर में तीव्र वृद्धि होती है। और इसकी वक्रता अंधेरे में रखने पर ये क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं वो उसमें हरिमाहीनता होने लगती है, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और रेस्पिरेशन के लिए हमें सबस्ट्रेट नहीं मिलता है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब हमारे पास सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में, उस अवस्था में जो रेस्पिरेशन का जो रेट है वो धीरे हो जाता है, मंद हो जाता है। नेक्स्ट है एज। देखिए ये वाला जो है ये इसी से प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड है, यानी कि एज आगे इसमें यंग लीव्स जो होती हैं, तो यंग लीव्स के जो रेट्स हैं यानी कि जो यंग लीव्स होती हैं उनके अंदर श्वसन दर अधिक पाया जाता है। जो सीड्स का जो जर्मिनेशन होता है, बीजों का अंकुरण होता है, उसमें उस समय श्वसन की रेट जो है सबसे अधिक मानी जाती है, ठीक है। और कई कोशिकाओं में कम पुष्पन के समय अधिक होता है, फल जो फ्रूट बनते हैं उस समय भी अधिक होता है, और जब फलों में श्वसन दर अधिक होता है तो उसे हम कहते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स, और इस समय फ्रूट्स जो है ये इथाइलिन गैस रिलीज करते हैं। तो क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं, क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स जो हम बोल रहे हैं, तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स क्या है, इनमें रेस्पिरेशन की जो रेट होती है वो बढ़ जाती है, और क्लाइमेट्रिक फ्रूट जो है ये रेस्पिरेशन की रेट को मतलब उसमें उनमें रेस्पिरेशन की रेट जो है वो बड़ी भी होती है बहुत ज़्यादा, और रेस्पिरेशन की रेट जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें बड़ी हुई होती है, और साथ में ही जब रेस्पिरेशन की जो रेट है मतलब फूल फलों के पकने के समय ये अधिक होता है, यानी कि जब आप फ्रूट्स को रख भी दोगे पेड़ से तोड़ने के बाद भी अगर रख देते हो तो उसमें रेस्पिरेशन चलता रहता है, और वो हमारी अवस्था कौन सी आती है, वो हमारी अवस्था आती है क्लाइमेटिक फ्रूट्स की, यानी कि जो फ्रूट्स हैं उनके परिपक्वन का समय हो जाता है, यानी कि जो धीरे धीरे पकने लगते हैं, और उस समय उनमें से इथाइलिन गैस उसमें से रिलीज होती है। ये कंप्लीट हुआ हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। अब जैसे हमने साइनाइड का पढ़ा था, साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन, तो साइनाइड जो है ये हाई प्लांट्स में यानी कि साइनाइड जो है रेस्पिरेशन को इनहिबिट करता है, और साइनेट जो है साइनाइड रोधी ऑक्सीडेज या जो ऑक्सीडेज एंजाइम है ये इसकी में मतलब पूरी तरह से इसकी क्या है, साइनाइड जो है डायरेक्टली जो ये प्रभावित करता है। तो खोजकर्ताओं का मानना है कि से H2O के बजाय H2O2 निर्मित होता है जब फल पकते हैं, जो फलों में क्लाइमेट्रिक फलों के लिए उत्तरदायी होता है, और हाइड्रोजन परऑक्सीडाइज फलों को पकाने में या उनकी ऑक्सीडेशन या झिल्लियों के विघटन में सहायक होता है। यानी कि जब हम बात करते हैं कि जो हमारा क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होते हैं, तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में H2O2 का फॉर्मेशन होता है, और H2O2 क्या करेगा, H2O2 उनकी फलों की जो भित्ति होती है उसको तोड़ने में सक्षम होता है, और इसके साथ ही इथाइलिन जैव संश्लेषण के लिए भी पराऑक्साइड प्रेरित अभिक्रियाओं में साइनाइड की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार साइनाइड रोधी रेस्पिरेशन फल पकने में अहम भूमिका निभाता है, ठीक है।
तो ये हमारा कंप्लीट हुआ चैप्टर रेस्पिरेशन।